आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आस और भरोसे भरे माहौल में टीकाकरण जारी है। कहा जा रहा है कि कोरोना से लड़ने का यही एकमात्र हथियार है और इसके अलावा गाइडलाइंस भी है, लेकिन मायावी बन चुके कोरोना के रूप बदलते जा रहे हैं और इससे हर उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। और इस बीच ब्लैक फंगस और तीसरे स्ट्रेन की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। खासकर इंतजामों और भविष्य में कोरोना से संक्रमित होने वाले नौनिहालों के जान को लेकर, उनके भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सवाल आज भी जागरूकता के इर्द गिर्द है। सवाल व्यवस्थाओं के विलाप के बीच जिंदा बच निकलने को लेकर है। सवाल है सरकार की तैयारियों और चुनौतियों को लेकर। सवाल प्राथमिकताओं को तय करने की धीमी स्पीड को लेकर है। और आज सवाल दूसरी लहर से लड़ते हुए तीसरी से दो हाथ करने को लेकर है। शुरू करते हैं बहस बिहार की, जो धीमी रफ्तार के बीच तीसरी लहर से खबरदार करेगी। चलिए, क्यों कह रहे हैं कि तीसरी लहर से खबरदार रहिए? क्यों कह रहे हैं, बराबर अपील क्यों कह रहे हैं कि आप नियमों का पालन कीजिए? अब हम आपको बता रहे हैं, तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। बच्चों में कोरोना के चौंकाने वाले लक्षण मिलने लगे हैं। 10 साल के बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लक्षण मिले हैं, जो चिंता का सबब है। बच्चों में त्वचा रोग भी संक्रमण का एक कारण हो सकता है। डबल म्यूटेंट और नए स्ट्रेन से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है। तो क्यों खतरनाक है? इसके कई कारक हैं, कई कारण हैं और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हालांकि मारक कारण क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है। इस पर बहस करेंगे। तो खतरनाक है तीसरी लहर, यह जानकारी कुछ पट्टियों के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। मोटे अक्षरों में ये बातें हमने लिखकर आपको सचेत किया है, जागरूक किया है, खबरदार किया है कि देखिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर श्रवण कुमार हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर राणा एनके सिंह है, फिजिशियन पीएमसीएच से। और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं, अर्थशास्त्री हैं। तो इस शास्त्र को भी इस दौर में समझना बेहद जरूरी है कि हमारा मद, जो खर्चों का सरकारी मद है, वो अभी तक रक्षा पर क्यों टिका है, स्वास्थ्य पर क्यों नहीं आता। तो सबका स्वागत है समय निकालकर हम तक पहुंचने के लिए। और सबसे पहले डॉक्टर श्रवण कुमार से जानना चाहेंगे। श्रवण कुमार जी, चिंता तो बढ़ रही है। पहले फेज को देखा, दूसरे फेज को देखा, दोनों में 2.5 से 3 महीने का अंतर था। अब तीसरे फेज और दूसरे फेज के बीच में एक बड़ी आबादी संक्रमित है, उन्हें ठीक करना है। और जो नया एक बहरूपिया रूप लेकर कोरोना हमारे सामने है, उससे भी लड़ने की चुनौती है। लेकिन लड़ेंगे कैसे, सवाल यही है। क्या गाइडलाइंस है बच्चों के लिए, क्या कुछ खास होगा, कैसे उनके पेरेंट्स को हम समझा पाएंगे? और हम चाहते हैं कि आप समझाएं आज। जी, मैं कहूंगा कि जैसे सबसे बड़ी बात है कि यह थर्ड वेव जो हम लोग कहते हैं, यह थर्ड वेव हम लोग को, पहला वेव था जो एडल्ट, जो सीनियर सिटीजन को प्रभावित किया। दूसरा वेव एडल्ट हम लोग को प्रभावित किया और तीसरा वेव हम लोग को बच्चों को प्रभावित करेगा। और यह प्रभाव इतना खराब होगा जो देखने लायक होगा। और इसके लिए कारण यह है कि जैसे जैसे हम लोग कोरोना से लड़ते हैं, वायरस भी और मजबूत होते जाता है और वह अपना रूप बदलते जाता है। और इसके लिए जैसे होता है सेकंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन, म्यूटेट करके वह और स्ट्रांग होते जाता है। तो यह अभी जैसे है कि अभी आज ही खबर आई है कि ये सिंगापुर में थर्ड वेव पूरी तरह से आ गया है। अब बच्चे पूरी तरह से इससे प्रभावित हो रहे हैं। और इसके लिए यही सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब तक सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बच्चे के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई उसके लिए दवा भी बहुत। डॉक्टर श्रवण, सवाल तो तभी था, डॉक्टर श्रवण, सवाल तो तभी था जब इन्होंने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति चाहिए, इतने बच्चों पर टेस्ट होगा। आग तो लगी थी, धुआं दिख रहा था और यह कहा जा रहा था कि तीसरा जो वेव है वो इंतजार कर रहा है, मौका नहीं देगा। ये जो एक गैप है
जिस गैप को हमने पहले और दूसरे फेज में देखा, क्या ये इससे कम हमें मिलने वाला है? ऑक्सीजन का इंतजाम तो लगभग, चलिए हमने कोशिश की है, ऑक्सीजन का इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन कई ऐसी खामियां हैं जिनमें बच्चों को संभाल पाना, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव अगर वयस्क है, एडल्ट है, तो खुद अपनी देखभाल कर सकता है या फिर उसका इलाज अकेले में हो सकता है। बच्चों को कैसे संभालेंगे? और सबसे पहले हमें जरा यह बता दीजिए क्या लक्षण हो सकते हैं? एक पेट में गड़बड़ी वाली बात तो सामने आ रही है, लेकिन और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं जिसे लेकर अभी ही हम जागरूक कर दें अपने दर्शकों को? जी, एक आपको मैं बात कहूंगा कि अभी ये बात ये है जी कि हम लोग को यह बहुत को जो बच्चों में 50% में एसिम्प्टोमेटिक रहता है जी जी। और हम लोग जैसे वायरस हम लोग जब भी हम लोग परिवार में जब संक्रमित होते हैं तो बच्चों में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसका जांच नहीं कराते हैं जी। और इसके कारण हम लोग उसके नेग्लेक्ट करते हैं जी। और यही कारण है कि बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक होते हुए भी यह देखा जाता है कि दूसरा या तीसरा हफ्ता के बाद जी जी। एक MIS जी मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन, यह एक ऐसा इन्फ्लामेशन है जो कोरोना वायरस अपना बाद में वह एक उसको है ना रिएक्शन देता है और उसके कारण बच्चों में तरह तरह की जो इन्फ्लामेशन, बच्चा को रैश हो जाएगा, बच्चे को डायरिया हो जाएगा, बच्चे का आंख लाल हो जाएगा, बच्चे को सांस में दिक्कत हो जाएगी। जो सर्दी खांसी है वो कम रहेगी, लेकिन मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम जो होता है वो केवल एक सिस्टम को नहीं जी। जो ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, सारा को अफेक्ट करेगा और जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरनाक सिम्टम्स आएगा। और इसके लिए जैसे पहले का फर्स्ट फेज में था कि बच्चों में यह बीमारी होती नहीं है जी जी। अब दूसरी बात हो गई, अब ये जो बीमारी होगी वह भयानक होगी, इसलिए हम लोगों को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना, ठीक है, तैयार रहना पड़ेगा। डॉक्टर राणा एनके सिंह है, फिजिशियन है, पीएमसीएच से, जरा जानते हैं व्यवस्थाओं को लेकर और उनकी तैयारियां क्या हैं। खासकर फिजिशियन है, बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर राणा एनके सिंह जी, हमें जरा समझाइए कि अगर थर्ड वेव सामने है हमारे, तो उसके अनुरूप हमारी तैयारियां क्या हैं और क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, खासकर हमारे घर के लिए। आप खुद डॉक्टर हैं और बाकी जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, क्या गाइडलाइंस आपकी तरफ से होंगी? सरकार गाइडलाइंस देगी वो अलग चीज है, लेकिन बच्चों को कैसे बचाएं, ये प्राथमिकता के तौर पर हमें बताइए। देखिए, हमारे यहाँ जो सरकार जो सेकेंड वेव आया है, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में फ़र्क ये था कि फर्स्ट वेव के बाद थोड़ा हम लोग शिथिल हो गए थे, बिल्कुल, लेकिन सेकेंड वेव आने के बाद हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के हमारे प्रधान सचिवों ने अपने स्तर से सब जगह जा कर व्यवस्था को इतना चुस्त और दुरुस्त किया है, इतना चुस्त और दुरुस्त किया है कि हम किसी भी तरह के मरीज से लड़ने को तैयार हैं। और आपको याद होगा कि अभी जब हमारा सेकेंड वेव आया था, मरीज एम्बुलेंस में मर जा रहा था। उसका कारण ये था कि सडनली कोई चीज, जैसे कि हम रातों रात बैठे हुए हैं और भूकंप आ जाए, तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं और भूकंप आ जाए तो बहुत परेशानी होती है, या बाढ़ आ गया रातों रात। उसी तरह जो सेकेंड वेव आया उस तरह आया, और फर्स्ट वेव के बाद हम लोग इमेजिन नहीं किए थे इस तरह का भी आ सकता है, ना एक्सपेक्टेशन था। सेकेंड वेव में इस बात की जानकारी मिल गई है कि थर्ड वेव में जो है आने वाला है, और सेकेंड वेव में ही इतना चुस्त और दुरुस्त कर दिया गया है कि यदि 100 मरीज आएगा तो हम 200 का व्यवस्था रखें। बच्चों का इलाज कैसे चलिए? पीएमसीएच की तरफ से आप पीएमसीएच प्रशासन प्रबंधन जो सोच पा रहा है कि आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन कितने हॉस्पिटल्स हैं, क्या हमारी व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल्स कितने हैं? क्योंकि देखिए, बच्चे ही नहीं आएंगे, बच्चे के साथ बच्चे की मां भी आएंगी, उनके पिता भी आएंगे, उसके लिए आपको इंतजाम रखना होगा। कोई एडल्ट नहीं आने जा रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं? क्योंकि पहले से तो आप लड़ रहे हैं सेकेंड फेज से, और थर्ड वेव आ जाएगा यानी कि ओवरलोड होगा, तो इस ओवरलोड से कैसे कैसे आप निपट पाएंगे? देखिए, सेकेंड वेव जो आ रहा है उसमें जितने भी बड़े लोग आए थे, कोविड के कोई भी मरीज ऐसे नहीं है जिसके साथ अटेंडेंट नहीं आते हैं।
और आपने पीएमसीएच का तस्वीर देखा, एनएमसीएच का तस्वीर देखा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो स्वास्थ्य के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने इस बात पर काफी जोर लगाया। एडल्ट आ रहे हैं, आपको लगता है कि जो एडल्ट आ रहे हैं उनके परिजन तो चलिए बाहर हैं, लेकिन कोई बच्चे को छोड़ेगा? 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, क्या वो अकेले बिना माँ बाप के जाएगा? किस भरोसे पर जाएगा? या माँ बाप किस भरोसे पर छोड़ेंगे उन्हें? जी नहीं, तो अभी जो नया प्रोटोकॉल हम लोगों ने बनाया है, जो हम लोगों ने टीवी में देखा है, जो गुलेरिया साहब ने बोला है कि बच्चे अगर संक्रमित होते हैं तो बच्चे को छोड़ना नहीं है, माँ को मास्क लगा के बच्चे को साथ में रखना है। इसलिए कि 2 साल और 2.5 साल का बच्चा जो है अकेले रह नहीं सकता है। तो ये डिफिकल्टी तो आएगी, लेकिन अभी तक चूंकि आया नहीं है और इसको हम लोग फेस नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम लोग उसके लिए प्रोटोकॉल बना रहे हैं। चलिए, हमारे साथ नवल किशोर चौधरी अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, कई भूमिका समाज में ये निभा चुके हैं और इनसे सवाल है अर्थशास्त्री के तौर पर कि सरकार को जो करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, पहले तो ये सवाल है। और ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सरकार को करना क्या चाहिए था, सरकार क्यों नहीं कर पाई, और जिस मद में जितना रुपया खर्च करना चाहिए उस मद में उतनी जेब उन्होंने खाली नहीं की। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य सिस्टम आता है और बिहार में जो व्यवस्थाएं हम देख पा रहे हैं, हमें डर इसलिए लग रहा है, सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं कि सामने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिखता है लेकिन उसके लिए आपाधापी दिखती है, अस्पताल भरे पड़े हैं, केसेस में कमी आई है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अब सवाल भविष्य का है, नौनिहालों का है, बच्चों का है। प्रोफेसर साहब, देखिए, आजादी के बाद से पब्लिक हेल्थ की अवहेलना हुई है, उसको नेग्लेक्ट किया गया। और पब्लिक हेल्थ का मतलब सिर्फ अस्पताल की बिल्डिंग बनाना नहीं है, सिर्फ उसमें इक्विपमेंट की व्यवस्था नहीं करनी है। पब्लिक हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, जिसमें सबसे प्रमुख है डॉक्टर्स, पैरा नर्सिंग स्टाफ। इसकी व्यवस्था नहीं की गई, इसको नेग्लेक्ट किया गया। आज भी मेडिकल कॉलेजेस में आप देखेंगे शिक्षकों की भारी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, नर्सिंग कॉलेज की कमी है। या हाल में सरकार ने मेडिकल कॉलेज की तो स्थापना की है कई डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वहां ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। लेकिन अभी सवाल है फायर फाइटिंग की। इस सरकार को आदत हो गई है, यहां की व्यवस्था को, शासन प्रशासन को आदत हो गई है फायर फाइटिंग करने के लिए। आपने अभी सुना डॉक्टर साहब को, भूकंप यदि आ जाएगा तब उसकी व्यवस्था करेंगे, आग जब लग जाएगी तब फायर ब्रिगेड की खोज करेंगे, लेकिन पहले से कोई तैयारी नहीं होती है। और यही कारण है कि पब्लिक हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर है उसका हमने ठीक से उपयोग भी नहीं किया। सच कहिए तो इसमें हमारी सारी इंडियन स्टेट फेल किया। पब्लिक हेल्थ को राइट टू हेल्थ में लाना चाहिए था। इसकी मांग दशकों से हम करते रहे। मुझे याद है यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ मैंने काम किया है 70 के दशक में। हम लोग हेल्थ फॉर ऑल की बात किया करते थे, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुली। पब्लिक हेल्थ को राइट टू हेल्थ के तहत कवर करना चाहिए और उसको सिस्टमैटिक ढंग से नेग्लेक्ट किया। कारण था कि जो शासन और प्रशासन में नीतियों के लिए जिम्मेदार थे, जो बजट एलोकेशन के लिए जिम्मेदार थे, उनकी व्यवस्था एक पैरेलल सिस्टम के माध्यम से देश के अंदर और देश के बाहर होती थी। वह जब बीमार पड़ते थे तो विदेश में जाकर इलाज कराते थे, दिल्ली में जाकर इलाज करते थे, या पटना के 1-2 बड़े अस्पतालों में इलाज कराते थे। आज जब कोरोना ने उसको एक्सपोज कर दिया पब्लिक हेल्थ की कमियों को, और जब लॉकडाउन के कारण उनका मूवमेंट बंद हो गया है, तब परेशानी सामने आई है। मैं समझता हूं देर से ही सही प्लानिंग की होनी चाहिए। प्लानिंग क्यों नहीं है? डॉक्टर राणा एनके सिंह, आप नवल किशोर जी को सुन पा रहे होंगे। प्लानिंग की बात की जा रही है, क्यों भोज के दिन कोहड़ा रोपने की बात क्यों हो रही है? हमें जरा ये बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो प्रधान सचिव जो प्रत्यय अमृत जी हैं, उन्होंने काफ़ी पहले से ही, पिछले बार ने जो व्यवस्था किया था, दूसरे बार आने के पहले ही उन्होंने खुद अपने लेवल पे पीएमसीएच में जा करके इंस्पेक्शन किया, और इंस्पेक्शन के साथ साथ सभी चीज़ों का मुआयना किया। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब इसे क्लियर कीजिए। नहीं, डॉक्टर साहब इसे क्लियर कीजिए। ऑक्सीजन की व्यवस्था अभी, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था अभी होती है, आप सिलेंडर से काम चला रहे थे, आप कैसे कह रहे हैं
एनएमसीएच में दो फाड़ की स्थिति है, रेमडेसिविर एनएमसीएच को नहीं चाहिए, सरकार मंगा रही है रेमडेसिविर। इसके अलावा कई और व्यवस्थाएं हैं। कितने ऐसे अस्पताल हैं, कितने ऐसे चाइल्ड हॉस्पिटल हैं, कहां कितने बेड हैं? सिर्फ कैमरे पर देखने से बात नहीं बनेगी। हम अगर ये चर्चा कर रहे हैं तो ये ऑथेंटिक जो एक तस्वीर है उसे दिखाना होगा, ताकि वो माँ बाप जो है इस वक्त जो माँ बाप देख रहे हैं वो आश्वस्त हो। क्योंकि आपकी जो बात है डॉक्टर राणा, आप सीनियर डॉक्टर हैं और आपकी बात को लोग मानेंगे। लाखों लाख का आप इलाज करते हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बात को। जी विवेक जी, मुझे एक लाइन कहने दिया। जी जी, मैं यह जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब से, डोंट डिफेंड द इनडिफेंसिबल। सरकार की वकालत मत कीजिए। सारी दुनिया में सेकंड वेव आ चुका था, क्यों नहीं प्लानिंग की यहाँ के प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी ने? अमृतसर कहां थे? हेल्थ मिनिस्टर कहां थे? अश्विनी चौबे कहां हैं जो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री कहां थे? उनको क्यों नहीं पता चला कि बिहार, हिंदुस्तान और बिहार में भी सेकंड वेव आ रहा? क्यों यू हैव टेकन अनअवेयर्स? क्यों आपको पता नहीं चला जब सारी दुनिया में सेकंड वेव का आगाज हो चुका था? आपने कहा कि ये कोरोना पर हमारी जीत हो चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर आप शिथिल हो गए, लॉकडाउन ही नहीं हटाया गया। यहां आपने शिथिलता बरती, को एक्सेप्ट कीजिए। आपके पास कोई विजन नहीं है हेल्थ के बारे में, कोई प्लानिंग नहीं है। और अगर सब कुछ है तो पटना मेडिकल कॉलेज में कितने शिक्षक हैं? डॉक्टर राणा जवाब दीजिए, डॉक्टर राणा जवाब दीजिए। कितना है? जवाब दे, नर्सिंग जवाब कितना है? जवाब दूं? जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं आवाज उठाई प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात मत, कोई भी चीज को हमारे उन्होंने अन्याय किया जनता के स्वास्थ्य के साथ। माननीय हम नवल किशोर जी को बहुत इज्जत करते हैं, साथ ही साथ सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि दूर से सिर्फ किसी की खामियां गिनाना बहुत आसान काम है, लेकिन हमने जो अभी भी बिहार का मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज है, जो 2000 मरीजों का इलाज डेली करता है, 2000 बेड पे इलाज करता है और उसकी ऑक्सीजन व्यवस्था सालों साल से ठीक है। आज एकाएक ये कहना कि वहाँ ऑक्सीजन का प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन प्लांट का जरूरत नहीं था वहाँ, उस समय हमने। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ डॉक्टर कितने हैं? कितना % डॉक्टर आपके यहाँ काम करते हैं? हमारे यहाँ डॉक्टर अभी भी 1000 डॉक्टर हैं सर। 1000 नहीं, सर, कितना चाहिए? सर बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए सर, आज भी बुरा मत मानिए सर, बुरा मत मानिए सर। आज भी मैं कहता हूं कि जो भी मरीज है अगर सीरियस होता। जी परसेंटेज क्या है आपके यहाँ? क्या पूछा गया सर? कितने डॉक्टर होने चाहिए आपके यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज में? कितने डॉक्टर हैं? सर मैं आपसे अभी स्टाफ होना चाहिए, कितना परसेंटेज बताइए, आप फिगर बताइए, जनरल बात कीजिए, स्वीपिंग जनरलाइजेशन कीजिए, बताइए कितना % आपके पास सिर्फ मैं सर चाहिए और कितना % है? सर सिर्फ मैं अभी सर आपके बातों का सब, सर आप 2 मिनट मेरा सुन लीजिए सर, सिर्फ 2 मिनट सुन लीजिए। राणा साहब, पटना मेडिकल सर कॉलेज 2 मिनट, पटना यूनिवर्सिटी, मैं वहां का शिक्षक रहा हूं। सर 2 मिनट सर आप सीनियर आदमी हैं सर, आप सीनियर आदमी हैं, 2 मिनट सुन लीजिए सर 2 मिनट के साथ सुन रहा हूं। 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। आज भी पटना मेडिकल कॉलेज 100 साल से, 95 साल हुआ है सर, 100 साल से आज भी बिहार में बहुत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, लेकिन आज भी कोई सीरियस और गंभीर मरीज होता है या कोई भी खतरनाक मरीज होता है तो उसका इलाज के लिए पीएमसीएच लाया जाता है। और पीएमसीएच एक ऐसा संस्था है जिसमें 24 घंटा सवाल ही नहीं व्यवस्था है। डॉक्टर राणा इनके सिंह जी, ये सवाल नहीं, घंटा सर को सवाल ये नहीं है, सवाल नहीं है, जनरल बात मत कीजिए सर, स्पेसिफिक बात ये है कि पैंडेमिक सिचुएशन में क्या व्यवस्थाएं आपके पास, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने डॉक्टर, पैंडेमिक सिस्टम में कितनी नर्सें होनी चाहिए, कितनी नर्सें हमने अपनी आंखों से देखी, अपनी आंखों से गिरावट देखी सर। पैंडेमिक में हमने जो अभी 200 बेड बनाया है सर, नहीं लड़ पाएंगे। पैंडेमिक का बात करें, अगर सिचुएशन घबराने वाली हुई तो नहीं लड़ पाएंगे, ये बात रखिए दिमाग में, नहीं लड़ पाएंगे उतनी सख्ती से। मेरे पास जो बहुत अदब के साथ, डॉक्टर राणा बहुत अदब के साथ, देखिए आप एक डॉक्टर हैं, आप भगवान हैं,
हमारी नजर में बहुत आदरणीय हैं, लेकिन हम उन तथ्यों को सामने रखना चाहते हैं। अगर गलत है तो गलत कहना होगा, किसी से बिना भय बिना डरे हुए। हम यह जानना चाह रहे हैं, तीसरा वेव की हम बात कर रहे हैं, क्यों हम इस बात पर आमादा हैं कि हम तभी गड्ढा खोदेंगे जब आग लगेगी? क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? किसके साथ धोखेबाजी हो रही है? ये माननीय नहीं बचाने आएंगे। बोलूं? ये माननीय बचाने नहीं आएंगे डॉक्टर साहब। मैं बोलूं सर? हाँ जी बोलिए। मैं बताऊं? बोलिए। मैं बताऊं जी। अभी सर हमारे पास जितनी भी व्यवस्था की गई है, पिछले 15 दिन पहले थोड़ी सी दिक्कत थी। अभी जो हमने व्यवस्था किया है 500 बेड एनएमसीएच में, 200 बेड पीएमसीएच में, 500 बेड बिहटा में, अभी आपका उसका 50% भी बेड भरा हुआ नहीं है। आप कैसे कहते हैं कि हमारे पास कोई मरीज आएगा तो उसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं? 15 दिन में जो रेशियो घटा है, इस लॉकडाउन में जो रेशियो घटा है, आप कह सकते हैं सर, आप कह सकते हैं डॉक्टर राणा कि आपके पास बेड फुल नहीं है, लेकिन उन बेड पर क्या सिर्फ सोने की व्यवस्था है या इलाज की व्यवस्था है? नहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था है? एकदम नहीं, एकदम नहीं मशीनों को आपने लगाया है? सवाल इस बात को लेकर है, क्या 500 सिलेंडर आपने लगा दिए वहां पर? मैं पीएमसीएच एकदम सर नहीं। देखिए रिपोर्ट हमारे यहाँ 200 बेड है। हम तक भी रिपोर्ट, देखिए डॉक्टर राणा, हम तक भी रिपोर्ट पहुंचती है, तस्वीरों के जरिए पहुंचती है। बात लड़ने की है कोरोना से, नहीं सर, आपसे झगड़ने की बात नहीं है सर। कोरोना से सिस्टम से लड़ नहीं रहे, सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। हर बेड पे ऑक्सीजन। और डॉक्टर राणा एनके सिंह जी, आप फिजिशियन है, बिल्कुल आप इलाज करते हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन हम कहीं आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने सिर्फ एक पीएमसीएच का में भी है सर, हम बिहार के अस्पतालों पर जिक्र कर रहे हैं। अफसर भी हम हैं सर वहां के। डॉक्टर प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, बिहार में जो सिस्टम है, हम ठीक है पीएमसीएच से हट जाते हैं, पीएमसीएच में व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन पीएमसीएच के समानांतर जो चीजें चल रही हैं, कितना लोड झेल पाएंगे? पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब से, ये केवल पीएमसीएच का सवाल नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज क्यों रिपोर्ट आ रही है मधेपुरा मेडिकल कॉलेज से? क्यों कोई व्यवस्था नहीं है? ठीक है सर, न्यूज 18 पर मैं पीएमसीएच के बारे में सर अपना पूरा जानकारी चुके, मैं वहां पर व्यवस्थापक सर, मैं पीएमसीएच के व्यवस्थापक के रूप में हूं, इसीलिए मैं पीएमसीएच के व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। मैं पूरे पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन बिहार की बात कर रहा हूं। भागलपुर, जहां से अश्विनी चौबे आते हैं, जूनियर हेल्थ मिनिस्टर, उनके यहां भागलपुर मेडिकल कॉलेज का न्यूज 18 में जो रिपोर्ट आई है, सर झुक जाता है, सर्व से झुक जाता है। मरीज परेशान है, कोई व्यवस्था नहीं है भागलपुर मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में। मधेपुरा की रिपोर्ट न्यूज 18 में आई है। आप क्या कहते हैं? दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थिति खराब है, और मैं टॉप डॉक्टर्स को पटना में जानता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से पीएमसीएच के बारे में कृपया करके सर बोला जाए। मैं और केवल पीएमसीएच क्यों, पब्लिक हेल्थ इन बिहार की बात करनी होगी। बिल्कुल डॉक्टर राणा एनके सिंह, इसको अन्यथा बिल्कुल ना ले। जो बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम है सवाल उस पर है, बिल्कुल अन्यथा ना ले। जरा हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, समय की कमी है। डॉक्टर श्रवण कुमार जी से एक आखिरी हम बात कर लेते हैं। श्रवण कुमार जी, ठीक है, इस पर तो अलग से एक बहस होती रहेगी, हमें लगता है इसे और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब हम तेजी लाएंगे बहस में, गर्मी लाएंगे, तब सरकार को हम हिला सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं कि सिस्टम सही नहीं है, एक लोड और बढ़ने वाला है। श्रवण कुमार जी, हमें जरा ये क्लियर कीजिए बहुत कम शब्दों में कि ठीक है वो एहतियात तो बरतने होंगे, लेकिन तत्काल अगर जरूरत पड़ जाए तो बड़ों को तो 4-5 दवाइयों की लिस्ट हमने थमा दी थी, बच्चों के लिए क्या करेंगे? जी ऐसा है कि इससे हम लोगों को लेसन लेना चाहिए, ये सेकेंड वेव से हम लोग को लेसन लेना चाहिए, और हम लोगों को अपने तूतू मै को छोड़ करके एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए बच्चों के लिए। अब पूरा तैयारी रहना चाहिए, क्योंकि यह ऐसी बात है कि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बच्चों के लिए कोई भी दवा अप्रूव नहीं है, और केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होगा। जब तक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, अच्छा मतलब कि केयर नहीं होगा, माँ और बच्चे के साथ रहने की व्यवस्था नहीं होगी। कुमार जी, कोशिश करेंगे कि आपको एक और एपिसोड में हम बुलाएं, आपको एक और एपिसोड में बुलाएं, हम आमंत्रित करना चाहेंगे ताकि आपसे पूरे सिलसिलेवार तरीके से उन दवाइयों के नाम
और तुरंत अगर इमरजेंसी होती तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर विशेष बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए। डॉक्टर राणा एनके सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, और नवल किशोर चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम तो देखिए सिस्टम है, सिस्टम अपने तरीके से चलता है, सरकार सिस्टम को तय करती है, मॉनिटरिंग करने वाले जो लोग हैं उस सरकार के आदमी यानी सरकारी आदमी हैं, लेकिन बच्चे हमारे हैं, चिंता तो होगी। और इस चिंता में कई चिताएं भी जल रही हैं, इसलिए हम चाहेंगे चिताएं ना जलें, सिस्टम सुधरे और बार बार सरकार को आगाह करेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।